नमस्कार दोस्तों, मैं भानु प्रताप सिंह, मिशन सक्सेस सीटेड क्लासेस। चलिए आज हम लोग सीडीपी का कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो इन फ्यूचर में सीटेड पूछ भी सकता है और पूछा गया है। ये सीटेड में पूछा हुआ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग देखेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, क्वेश्चंस आए हुए हैं और आने की भी संभावनाएं हैं। जो बहुत महत्वपूर्ण है वो लेकर के आए हैं हम। ये सीडीपी का क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने मित्रों में शेयर करिएगा। तो आते हैं सीडीपी का क्वेश्चन नंबर पहला। क्या कह रहा है भाई, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? अब बताइए। तो ये बताया गया है भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है भाई? ऑप्शन फर्स्ट है जन्म पूर्व अवधि, ऑप्शन 2 है प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन 3 है मध्य बाल्यावस्था और ऑप्शन 4 है किशोरावस्था। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? संवेदनशील अवधि जिसमें बच्चा भाषा तीव्र गति से सीखता है, अधिकतम सीखता है, भाषा तीव्र गति से सीखता है, भाषा का संवेदनशील अवधि कहलाएगा। और ध्यान रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभिक बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जो है ये भाषा विकास के लिए संवेदनशील अवधि है, भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील अवधि है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल होगा। इसका उम्र काल ध्यान रखिएगा 2 से 6 वर्ष होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था का। ठीक, अर्थात 2 से 6 वर्ष में बच्चा भाषा विकास जो होता है इस अवस्था में वो तीव्र गति से होता है, जिसके वजह से पूर्व बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था को संवेदनशील काल कहा गया है भाषा विकास के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की ओर आते हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर हम 2 की ओर आते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग, ध्यान रखिएगा किसका नाम आ रहा है भाई? लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। कोहलबर्ग, ध्यान रखिएगा कोहलबर्ग के बारे में पढ़ा गया है कि कितनी अवस्थाएं हैं भाई, कितने चरण हैं। तो ध्यान रखिएगा उनकी 3 लेवल और 6 स्टेज की बात किया गया है। 3 लेवल हैं और 6 स्टेज हैं। तो उनमें से बोला है कि कौन सी एक अवस्था है? तो प्रसुप्ति अवस्था, दूसरा सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक और चौथा है उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। अब बताइए कि आप यदि कोहलबर्ग पढ़े हैं तो इसका आंसर क्या होगा? तो कोहलबर्ग द्वारा कौन सा प्रस्तावित नैतिक विकास की अवस्था है भाई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास जो है ये लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा स्टेज नंबर आप पढ़ेंगे तो स्टेज नंबर 5 जो है वो सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास है। इन्होंने 6 स्टेज की बात किया है। नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था, अमेरिका के निवासी हैं। उनके बारे में डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे ऐप के माध्यम से। बस इतना जानिए कि इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। नैतिकता का अर्थ होता है सही गलत का पहचान करना। इन्होंने ही आपका नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कना की बात किया है कि नैतिक दुविधा क्या है, नैतिक तर्कना क्या है। ठीक है, इनकी शिष्या कैरोल गिल्गन ने इनका आपका आलोचना भी किया था, क्रिटिसाइज भी किया था। तो सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे ऐप के माध्यम से डिटेल में। बस इतना जानेंगे कि इन्होंने जो 3 लेवल दिया है वो 3 लेवल कौन कौन से भाई? कोई बताएगा क्या कि इनकी जो 3 लेवल हैं वो कौन कौन सी हैं? तो पढ़िएगा पूर्व परंपरागत अवस्था,
परंपरागत अवस्था और उत्तर या पश्चिम परंपरागत अवस्था। ये सब कुछ आपको आगे बताया गया है और बताया जाएगा ऐप के माध्यम से। बस इसमें इतना ध्यान रखेंगे कि इसका आंसर होगा सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 कह क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है बोल रहा है कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना, किसकी तुलना? लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? अब बताइए कि यदि हम कक्षा में टीचर हैं और चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें लड़कियों की अपेक्षा लड़कों पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा मेरे द्वारा, ये बताइए, अधिक ध्यान देंगे, लड़कों पे ज़्यादा ध्यान देंगे, लड़कियों पे कम ध्यान देंगे, ये क्या कर रहे हैं भाई? तो हम ही तो पक्षपात तो कर रहे हैं। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जेंडर पक्षपात। क्या होगा इसका? जेंडर पक्षपात होगा, जेंडर बायस है, ध्यान रखिएगा, जेंडर बायस है, ये जेंडर पक्षपात है, अर्थात किसी एक का पक्ष लेना, किसी एक पे ज़्यादा फोकस करना जेंडर पक्षपात कहलाता है, जेंडर बायस है। इससे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं कि कह क्या रहा है कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए, बच्चों में जो जेंडर रूढ़िवादिता है एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? अर्थात जेंडर रूढ़िवादिता जो है बच्चों में, उसको कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो बोलेंगे सर जेंडर रूढ़िवादिता क्या है? तो लड़का और लड़की में भेदभाव करना या वैसी प्रथाएं जो हमारे समाज में पहले से चली आ रही हैं, वे प्रथाएं जेंडर रूढ़िवादिता के अंतर्गत आएंगी। जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हमारे समाज में बनाया गया है कि ये काम लड़की ही करेगी। जैसे घर का काम की बात होता है तो लड़की करेगी, और घर के बाहर का काम कौन करेगा? तो लड़का करेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो रोपनी है वो लड़की करेगी, और बिया कौन कबारेगा? तो लड़का कबारेगा। ध्यान रखिएगा, घर में खाना मम्मी बनाएंगी, और बाकी जो कंप्यूटर या कार्य होगा इस टाइप का तो ये पिताजी करेंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। होम साइंस लड़की लेगी, मैथ साइंस की बात होता है तो लड़का आता है। जबकि होम साइंस कहने का मतलब कभी भी दिमाग पे ये नहीं आएगा कि लड़का लेगा, होम साइंस मतलब लड़की। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें, कुरीतियाँ हैं जो हमारे समाज में पहले से चली आ रही हैं, वही कहलाएंगी जेंडर रूढ़िवादिता। और बोला है बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? क्या करेंगे भाई? जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करेंगे, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देंगे, या जेंडर पृथक खेल समूह बनाएंगे, या जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करेंगे? बताइए क्या करेंगे आप? कम करने के लिए क्या करेंगे भाई? अब बताइए कि ये जो जेंडर रूढ़िवादिता है, जेंडर भूमिका है, इन सारे चीज़ों को कम करने के लिए सबसे प्रभावशाली क्या हो सकता है? ये बताइए। तो इसका आंसर होगा कि जो जेंडर पक्षपात होता है उसके बारे में क्या किया जाएगा? परिचर्चा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, जो जेंडर पक्षपात होता है, जो लड़का लड़की में भेदभाव करते हैं, उस पर क्या करेंगे हम लोग? परिचर्चा करेंगे, जिससे बच्चे में इन सारी चीज़ों का समझ होगा और वो जेंडर जो रूढ़िवादिता है वो कम करेगा बच्चा। दूसरा है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देंगे। जी नहीं, जो जेंडर विशिष्ट भूमिका है कि लड़का है, इसका वर्क ये है, ये भूमिकाएं हैं, लड़की का वर्क ये है, इसको हम महत्व नहीं देंगे, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जी नहीं, पृथक खेल नहीं बनाएंगे। लड़की ये काम खेल खेलेगी और लड़का ये खेल खेलेगा, ऐसा नहीं समूह बनाएंगे। और जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था नहीं करेंगे, एक साथ बैठाएंगे, समावेशी कक्षा की बात करेंगे। अर्थात इसका आंसर जो होगा वो 4 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 5
कह क्या रहा है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर, ध्यान रखिएगा, उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं क्या? क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन एवं सामाजिक चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया। अर्थात बच्चे जो होते हैं सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं, लेकिन बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में समाज और संस्कृति दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किस मनोवैज्ञानिक ने बताया भाई? ऑप्शन फर्स्ट है आपका जॉन वी वाटसन, ऑप्शन 2 है लेव वाइगोत्स्की, ऑप्शन 3 है जीन पियाजे, ऑप्शन 4 है लॉरेंस कोहलबर्ग। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी लेव वाइगोत्स्की। ध्यान रखिएगा कि बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। जीन पियाजे ने कहा है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, जीन पियाजे ने कहा है, लेकिन उनके जो चिंतन हैं उस पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं को प्रभाव ज़्यादा होता है। उसको महत्व संस्कृति और समाज को किसने दिया? तो लेव वाइगोत्स्की ने दिया, लेव वाइगोत्स्की ने दिया। इन्होंने बताया कि बच्चे के जो संज्ञानात्मक विकास होंगे उस पे समाज और संस्कृति की भूमिका ज़्यादा होगी। समाज में रह करके बच्चा सीखेगा, बच्चा संस्कृति से जुड़ करके सीखेगा। सामाजिक विकास का सिद्धांत या फिर यूँ कहें सामाजिक सांस्कृतिकता का सिद्धांत, जेडपीडी का सिद्धांत, इसकी फोल्डिंग पाल ढांचा मचान की बात किसने कहा? तो लेव वाइगोत्स्की ने कहा। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे तो इसका आंसर ध्यान रखेंगे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है भाई? जिगसा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा, कितने वर्ष की नजमा है? 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। अर्थात बोल रहा है कि इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? वाइगोत्स्की, ध्यान रखिएगा, इस प्रकार की जो वार्ता है, जो बच्ची बातें कर रही है खुद से कि ये नीला वाला कपड़ा नहीं, ये जो खोज रहे हैं ये नहीं, दूसरा नीला वाला कहाँ है भाई? तो ध्यान रखिएगा, ये वाइगोत्स्की इसको क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं, जोर से बोलना बोलते हैं, पाड़ बोलते हैं, या आत्म केंद्रित वार्ता बोलते हैं? आप बताइए इसको क्या बोलते हैं ले वाइगोत्स्की? ये जो छठा क्वेश्चन है, जिगसा पहेली को करते समय 5 वर्ष की जो नजमा लड़की है स्वयं से कहती है, वो किससे कहती है? स्वयं से कहती है। और लेव वाइगोत्स्की ने बताया कि यदि एक बच्चा स्वयं से बातचीत करता है, यदि एक बच्चा स्वयं से बातचीत करता है तो उस वार्ता को उन्होंने प्राइवेट स्पीच कहा है। क्या कहा? प्राइवेट स्पीच, निजी वार्ता कहा या व्यक्तिगत वार्ता कहा। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत वार्ता, या इसका नाम निजी वार्ता। कई बार क्वेश्चन आया है निजी वाक्य की संकल्पना किसने दिया, व्यक्तिगत वाक्य की संकल्पना किसने दिया? तो ध्यान रखेंगे ये है लेव वाइगोत्स्की। यदि एक बच्चा स्वयं से बातचीत करता है तो उस वार्ता को लेव वाइगोत्स्की ने क्या नाम रखा? तो व्यक्तिगत वार्ता, निजी वार्ता, प्राइवेट स्पीच। ध्यान रखिएगा, प्राइवेट स्पीच जिसको हम लोग हिंदी में व्यक्तिगत वार्ता या निजी वार्ता बोलते हैं। और उसी चीज को जीन पियाजे ने क्या कहा है भाई? तो जीन पियाजे ने आत्म केंद्रित वार्ता बताया। ध्यान रखिएगा, दोनों मनोवैज्ञानिक एक ही जैसे, सेम चीज। यदि एक बच्चा स्वयं से बातचीत करता है तो लेव वाइगोत्स्की ने उसको निजी वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता या प्राइवेट स्पीच कहा है। जबकि यदि एक बच्चा स्वयं से बातचीत करता है उसको जीन पियाजे ने क्या नाम रखा? आत्म केंद्रित वार्ता, आत्म केंद्रित वार्ता, अहम केंद्रित वार्ता या ईगोसेंट्रिक स्पीच बताया। तो कभी लेव वाइगोत्स्की पूछ देगा
तो आंसर होगा व्यक्तिगत वर्ता। ले वाइगोत्स्की पूछेगा, आंसर होगा व्यक्तिगत वर्ता। यदि यहाँ जीन पियाजे होता तो आंसर हो जाता आत्मकेंद्रित वर्ता। चलिए इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर जाएंगे ऑप्शन नंबर ए की ओर, व्यक्तिगत वर्ता, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 कह क्या रहा है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह क्या रहा है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर क्या करना, सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो आप ये चीजें ध्यान रखेंगे। ये किसका उदाहरण है भाई, प्रबलन, अनुबंधन, मॉडलिंग या पाल ढांचा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पाल ढांचा मचान, स्कैफोल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा, डी, स्कैफोल्डिंग, पाल ढांचा मचान, आलंबन, सोपानीकरण, सहारा देना, संकेत देना, इशारा देना। ये जीन पियाजे ने, सॉरी, ले वाइगोत्स्की ने बताया है। स्कैफोल्डिंग की बात किया है, पाल ढांचा मचान, आलंबन की बात किया है। और इन्होंने बताया कि बच्चे को जो अस्थायी मदद किया जाता है, वही मदद जो सहायता कुछ समय के लिए किया जाता है, वही सहायता जो है क्या कहलाएगा, तो पाल ढांचा मचान, स्कैफोल्डिंग कहलाएगा। बाकी इसके बारे में डिटेल हम लोग करेंगे आगे, जब ले वाइगोत्स्की पढ़ेंगे तब। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर ध्यान रखिएगा, ये है क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या कह रहा है, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रबलन स्किनर ने बताया। प्रबलन की बात किस मनोवैज्ञानिक ने किया, स्किनर ने किया। अनुबंधन किसने किया भाई, अनुबंधन बताइए किसने किया अनुबंधन की बात, कुत्ता पे प्रयोग किसने किया, याद है, पावलोव। पावलोव ने अनुबंधन की बात किया। प्रबलन की बात स्किनर ने किया। मॉडलिंग की बात किसने किया भाई, मॉडलिंग की बात किसने किया, बताएंगे क्या आप, अल्बर्ट बंडूरा नाम सुने हैं क्या, अल्बर्ट बंडूरा ने मॉडलिंग की बात किया। और पाल ढांचा मचान की बात किसने किया, तो ले वाइगोत्स्की ने किया। और ले वाइगोत्स्की ने बताया कि पाड़ क्या है, ढांचा क्या है, मचान क्या है, आलंबन क्या है। तो यदि एक बच्चे को जो सहारा दिया जाता है, या यदि एक बच्चा से प्रश्न पूछा जाता और नहीं बता पाता, तो उसको जो क्लू दिया जाता है, इशारा किया जाता है, ये संकेत जो दिए जाते हैं, वही संकेत क्या कहलाएंगे, पाड़ ढांचा मचान कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की ओर आते हैं। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। अर्थात बताइए इनमें से जो ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसका उम्र काल 7 से 11 वर्ष है, 7 से 11 वर्ष है, उसकी विशेषता कौन सी है भाई, कौन सी विशेषता मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की है, पढ़ाया गया है। ध्यान रखिएगा, ऐप के माध्यम से पढ़ेंगे, भी डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में, और इस पे भी पढ़ा जाएगा, आपको यूट्यूब के माध्यम से भी पढ़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या है भाई, तो परिकल्पित निगमनात्मक। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ये है 8 का, ये है ऑप्शन, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क साध्यात्मक विचार। तो ध्यान रखिएगा, जो निगमनात्मक तर्क है वो अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का गुण है, अर्थात ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा, संरक्षण और कक्षा समावेशन, ये जो है ये बिल्कुल किस अवस्था का विशेषता है भाई, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का विशेषता है। मूर्त संक्रियात्मक संरक्षण किस अवस्था में पाया जाएगा, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। कक्षा समावेशन किस अवस्था में पाया जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाएगा। इसका आंसर बी बिल्कुल होगा। सी बोल रहा है अस्थागित अनुकरण या पदार्थ स्थायित्व, वस्तु स्थायित्व या पदार्थ स्थायित्व। और ये जो स्थगित अनुकरण है, ये संवेदी गामक अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज का गुण है। बताया गया है वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में, तो बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में सीखता है। सेंसरी मोटर स्टेज मतलब वहीं संवेदी गामक अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। बताया गया था इंद्रिय जनित गामक अवस्था में
ऑब्जेक्ट परमानेंस वस्तु स्थायित्व या पदार्थ, पदार्थ मतलब वस्तु, वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है और बच्चा अनुकरण करके सबसे ज़्यादा सीखता है। अर्थात इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। और चौथा, प्रतीकात्मक खेल और विचारों की अनुत्क्रमणशीलता ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का गुण है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी भी डी भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कौन सा गुण पाया जाता है, तो संरक्षण और कक्षा समावेशन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी सही है। 8 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की ओर आते हैं भाई, 9 की ओर आते हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे की संरचना है। जब जीन पियाजे पढ़ेंगे तो जीन पियाजे ध्यान रखिएगा ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। इन्होंने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में 4 अवस्था की बात किया है, 4 चरण की बात किया है। संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इन्होंने बताया कि जैसे जैसे बच्चे का उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे संज्ञान का विकास होगा, अर्थात इनके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। जीन पियाजे ने स्कीमा की चर्चा किया है, ध्यान रखिएगा, समावेशन की बात किया है, समायोजन की बात किया है, अनुकूलन की बात किया है, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, एडेप्टेशन की बात, स्कीमा की बात, जीववाद की बात, वस्तु स्थायित्व की बात किस मनोवैज्ञानिक ने किया, जीन पियाजे ने किया है। अर्थात इसका आंसर क्या होगा, स्कीमा। कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है, स्कीमा। किसने बताया भाई, तो जीन पियाजे ने बताया। अवलोकन अधिगम, अवलोकन अधिगम किसने बताया, कि अवलोकन अधिगम अल्बर्ट बंडूरा। अनुबंधन की बात पावलोव ने किया। प्रबलन की बात किसने किया, तो प्रबलन की बात स्किनर ने किया। और स्कीमा की बात किसने किया, जीन पियाजे ने किया। तो इसका आंसर भाई पूछ रहा है क्वेश्चन जीन पियाजे की संरचना, तो आंसर होगा ए स्कीमा। स्कीमा का मतलब होता है पूर्व ज्ञान, अर्थात वैसा ज्ञान जो हमारे दिमाग में पहले से भरा पड़ा है, जिसके द्वारा हम किसी भी समस्या का समाधान करते हैं। किसी भी समस्या का जो समाधान किसके द्वारा करते हैं, मस्तिष्क के द्वारा, जो हमारे दिमाग में पहले से उपस्थित है चीजें। तो ध्यान रखेंगे पूर्व ज्ञान, कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो उसका हल करने के लिए पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हैं, और वही पूर्व ज्ञान जो हमारे दिमाग में पहले से उपस्थित है स्कीमा कहलाता है। किसके अनुसार, तो जीन पियाजे के अनुसार। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, हम बच्चों का आकलन क्यों करें, मेरा उद्देश्य क्या होना चाहिए। आप जब शिक्षक बनेंगे तो क्यों आकलन करेंगे आप बच्चों का, उसका उद्देश्य तो होना चाहिए ना। तो क्या उद्देश्य है, ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है आपका कि विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। अब बताइए, हम इसलिए आकलन करेंगे ताकि बच्चों को हम श्रेणी में विभाजित कर पाएं, कि ये बच्चा तेज है इसको अलग श्रेणी में कर दिया जाए, मंद बुद्धि का है तो अलग कर दिया जाए, सामान्य है अलग कर दिया जाए, क्या इसके लिए आकलन किया जाए। तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये चीज़ें नहीं करना है, वर्गीकरण नहीं करना है, श्रेणी में नहीं बांटना है बच्चों को, नामांकित नहीं करना है, नामकरण नहीं करना है, ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अर्थात ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत बोल रहा है, श्रेणी निश्चित करने की बात कर रहा है और ये बिल्कुल गलत है। श्रेणी निश्चित नहीं करेंगे, वर्गीकरण नहीं करेंगे, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी है, ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है भाई, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। बिल्कुल संबंधित जो अवधारणा है, कंसेप्ट है, उसके बारे में बच्चा स्पष्ट तथा स्पष्टता क्या है, कितना समझ पाया है बच्चा, और उसकी भ्रांतियां क्या है उनको समझेंगे कि बच्चा कोई भी कॉन्सेप्ट है उसके बारे में क्या समझ रहा है, क्या जो समझ रहा है वो सही है, उसकी भ्रांतियां क्या हैं, वो चीजें समझने का प्रयास करेंगे हम। किसके द्वारा भाई, तो आकलन के द्वारा। ये लगभग बिल्कुल सही लग रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही लग रहा है। ऑप्शन आते हैं 3 पे कि विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना। हम बार बार बताए हैं कि बच्चों को नामांकित नहीं करना, नामीकरण नहीं करना, वर्गीकरण नहीं करना, श्रेणियों में नहीं बांटना, नंबर के आधार पर या किसी भी आधार पर अलग अलग नहीं किया जाएगा। और बोला है कि विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पे कि जौना के 500 में से 400 आइल बा ओकरा के अलग, जौना के 300 आइल बा ओकरा के अलग, जौना के
150 आइल बा ओकरा के अलग, ऐसे नइखे करे के प्राप्तांक के आधार पे। अर्थात ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये क्या है, बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है भाई, डी बोल रहा है कि रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना, कि रिपोर्ट कार्ड जो होता है उसमें उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, पास और फेल करना, जी बच्चों को कभी फेल और पास करने की बात नहीं किया जाएगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 की ओर आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की ओर आते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है। 11 नंबर जो है ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सही है ये बताइए। ऑप्शन फर्स्ट है, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। क्या बुद्धि जो है एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय निर्धारित हो जाती है क्या, ऐसा है क्या? जी नहीं, बिल्कुल ये गलत है। ऑप्शन ए है ये गलत है। जन्म के समय बुद्धि निर्धारित नहीं होती कि जब जन्म लेता है उसी समय पता चलता है कि ये तीव्र बुद्धि का होगा, ये मंद बुद्धि का होगा और ये सामान्य बुद्धि का है। उस समय बुद्धि निर्धारित नहीं होती। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है। ऑप्शन 2, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। बोला कि बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। ये जो आपका ऑप्शन है ये बताइए सही है या गलत है। ये जो ऑप्शन है ये सही है या गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल गलत है। बुद्धि को सटीक रूप से, सटीक का मतलब होता है पूर्णतः 100%, और सटीक कोई भी चीज नहीं होता। ध्यान रखिएगा, पूर्ण रूप से कोई भी चीज नहीं होता, नहीं माप सकते, ये बिल्कुल ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी है, बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। जी नहीं, जो बुद्धि है वो एकात्मक कारक नहीं है। आप पढ़ेंगे हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, और बताया गया है कि बुद्धि एक प्रकार का नहीं होता, बुद्धि अनेक प्रकार के होते हैं। बुद्धि एक कारक से मिलकर के नहीं बना होता, बुद्धि कई कारक से, अनेक कारकों से, बहुत कारकों से बना होता है, बहुबुद्धि का सिद्धांत कहता है। और ऑप्शन डी है, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यता का एक समूह है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है कि बुद्धि एक बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 11 का डी बिल्कुल सही होगा। बुद्धि जो है ये बहुआयामी है। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि या बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत पढ़ेंगे। इन्होंने 1983 में अपना सिद्धांत दिया और बताया कि बुद्धि 7 प्रकार के होते हैं। उसके बाद इन्होंने 2 बार परिवर्तन किया। 1998 में इन्होंने प्रकृतिवादी बुद्धि की बात किया और 2000 में इन्होंने अस्तित्ववादी बुद्धि की बात किया। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे इसको भी डिटेल से आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर है आपका 12 नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चीज ध्यान रखिएगा, बार बार बोल रहे हैं कि यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, विजिट किए हैं, तो सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने मित्रों में शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आपको अच्छे से और हम एनर्जी के साथ पढ़ा पाएँ। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, अभी 12 ही क्वेश्चन होगा, ध्यान रखिएगा, लेकिन कोशिश किया जाएगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाया जा सके। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। रूही जो है हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। जो उसके पास समस्या आता है उसका समाधान, एकाधिक का मतलब होता है एक से अधिक आंसर खोजती है। एक समस्या का हल एक प्रकार से नहीं, कई प्रकार से करती है, अनेक प्रकार से करती है, अनेक प्रकार से आंसर खोजती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है, बताइए कि रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है। भाई वो एक समस्या का समाधान एक प्रकार से नहीं कई प्रकार से करती है। तो सृजनात्मक विचारक है वो, या अभिसारिक विचारक है, या अनम्य विचारक है, या आत्मकेंद्रित विचारक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा भाई। तो आंसर होगा जो रूही है वो सृजनात्मक विचारक है। सृजनात्मक विचारक जो होते हैं, सृजनात्मक विचारक
उनमें अपसारी चिंतन पाया जाता है। सृजनात्मक विचारक जो होते हैं उनमें अपसारी चिंतन पाया जाता है। उनका आईक्यू लेवल 120 से 140 के बीच में होता है, ध्यान रखेंगे। आईक्यू जो होता है सृजनात्मक बालक का, विचारक का, उनका 120 से 140 होता है, 120 से 140 होता है। उनमें अपसारी चिंतन पाया जाता है। और जो सृजनात्मक विचारक होते हैं उनमें खुला अंत या मुक्त अंत वाला प्रश्न वो ज्यादा कर पाते हैं और एक समस्या का समाधान एक से अधिक करते हैं, अर्थात एक समस्या को एक प्रकार से नहीं कई प्रकार से कर पाते हैं। तो इसका आंसर बिल्कुल होगा सृजनात्मक विचारक। सृजनात्मक विचारक वैसे विचारक जो एक समस्या का समाधान एक से अधिक प्रकार से करते हैं, सृजनात्मक विचारक कहलाते हैं। अर्थात इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए होगा 12 का। समझ में आ रहा है क्या? चलिए, तो आज के लिए बस आज 12 ही क्वेश्चन होगा। यदि बार बार बोल रहे हैं कि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, अपने मित्रों में जम करके शेयर करिए ताकि हम ऑनलाइन लाइव क्लास आ सकें, जो हमारा चैनल है वो मोनेटाइज हो सके। चलिए, थैंक यू।